आप सभी को मालवीय अकादमी पे स्वागत है। और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है, क्योंकि अगले 75 डेज आप किस तरीके से अपना रणनीति रखेंगे, अपना प्रिपरेशन रखेंगे, वो सारा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ढांचा कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी चीज जो युद्ध होता है वो रणभूमि में होने के पहले मन भूमि में किया जाता है। महाभारत में मामा शकुनी दुर्योधन को कहते हैं कि भांजे, युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट 75 डेज, अगले 75 डेज किस तरीके से हमें अपना प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से हम ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो ढांचा है हर दिन का वो हमारे पास होना चाहिए। और इसी में मैं आपका मदद करने के लिए अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा अभ्यास है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगले 75 दिन का, 75 डेज का किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उसको भी पढ़ना है। ठीक है। और रही बात, आप लोग का यह भी डर रहता है कि सर फॉर्म आ चुकी है, थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो डर जरूरी है, डर लगना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप एग्जामिनेशन के दिन चले गए, जिस दिन आप परीक्षा में इंटर कर गए, उस दिन डर नहीं लगना चाहिए। उस दिन एकदम आप फ्री होके जाइए कि बस जो मुझे आता है बस मैं उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। बाकी जो अगले 75 दिन है उसमें अगर आपको डर लगता है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यह मानव का स्वाभाविक चीज है कि जब उसको कोई महत्वपूर्ण चीज आते हैं तो उनको डर लगता है, और लगना भी चाहिए। डर नहीं लगने का मतलब यह हो जाएगा कि इसका मतलब आप सीरियस ही नहीं हो अपना प्रिपरेशन में। डरना है, लेकिन किस लिए डरना है कि रोज हमें अपना टारगेट कैसे पूरा करना है उसके लिए डरना है। इसलिए नहीं कि कितना मार्क्स आएगा, इसलिए डरना है कि रोज हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे आपको दिखाते हैं कि अगले 25 डेज आप किस तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। आपके लिए मैंने क्या किया है कि पूरा एक एक करके हर डेज का मैं आपको एक ब्रेकअप दिया हूं कि कौन सा चैप्टर किस टाइम ड्यूरेशन में किस समय आपको पढ़ना है। ठीक है। तो हम जैसे बात करें तो हम यहां पर देखेंगे कि जो आपका पहला 20 दिन का स्ट्रेटजी होना चाहिए, फर्स्ट 20 डे का स्ट्रेटजी होना चाहिए। पहला 20 दिन आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे एक सजेशन दूंगा कि आप एक छोटा सा नोटबुक खरीद लीजिए। क्या खरीद लीजिए? एक छोटा सा कॉपी खरीद लीजिए, नोटबुक खरीद लीजिए। कई लोग उसको कॉपी कहते हैं, कई लोग नोटबुक कहते हैं। एक नया सा नोटबुक खरीद लीजिए जिसमें कुछ ना लिखा हो। ठीक है। और एक अच्छा सा, एक दो अच्छा सा पेन, और मैं आपको अगर कहूं, अगर अपना तरीका से बताऊं तो आप 3 कलर का पेन जो है वो खरीद के रख लीजिए। एक लाल रखिएगा, एक ब्लू रखिएगा, एक ब्लैक रखिएगा, और अगर मन करे तो ग्रीन पेन खरीद के रख लीजिएगा, और एक नया नोटबुक आप परचेस करके रख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि पहला 20 दिन आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो उसको भी मैंने ब्रेकअप किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जितना भी टॉपिक, जब कोई चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उस नोटबुक में जो चीज आपको नहीं याद हो रही है या जो मुश्किल लग रही है, जैसे हर टॉपिक होता है ना, तो हर टॉपिक में कोई ऐसी चीज होती है जो मुश्किल होती है याद करना, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको याद हो जा रही है, तो सिर्फ उस कॉपी में जो मुश्किल टॉपिक है, जो मुश्किल चीजें हैं, उसको लिखिए। जो आपको ऑलरेडी पहले से याद है, क्योंकि आपने तैयारी किया है तो आपको बहुत सारा चीजें याद है। ठीक है। तो उसको छोड़ के और जो चीजें याद नहीं है उसको कॉपी में लिखते चले जाइएगा। ठीक है। और उसमें भी अलग अलग कलरों का इस्तेमाल करेगा। अब कहने का अर्थ है कि सर पेन तो एक से भी लिख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क यह पड़ता है कि आपका डिफरेंट जो कलर का वेरिएशन होता है उससे आपका दिमाग में बहुत जल्दी हिट करता है, आपको पढ़ने में मजा आता है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आपको फिर से नोट डाउन कर रहा हूं, सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट, जो डिफिकल्ट टॉपिक है, सिर्फ जो मुश्किल, हर एक चैप्टर में जो मुश्किल शब्द हैं, जो मुश्किल शब्द हैं या जो मुश्किल कंटेंट है, मुश्किल फैक्ट है, ठीक है, उसको क्या करिए, कॉपी में लिखते चले जाइए। ऊपर चैप्टर के नाम लिखिएगा और उसके नीचे वो फैक्ट या फिर वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो सूचना है, वो लिख दीजिएगा। ठीक है। ये हमें पहला 20 दिन करना है। फर्स्ट 20 डेज क्या करना है, यही करना है। फिर फर्स्ट 20 डेज को भी मैंने ब्रेक किया है। क्या किया? उसको तोड़ा है कि पहला 20 दिन को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो पहला 20 दिन की बात करें तो मैंने आपको जैन से शुरुआत किया था। आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने जैन से बनाया ये 75 दिन का स्ट्रेटजी। आप हो सकता है आप 25
दिसंबर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 25 दिसंबर से शुरू करेंगे तो आपको 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अगर आप 1 जनवरी से शुरुआत करेंगे तो आप 5 दिन पीछे शुरुआत करेंगे। तो मैंने ये स्ट्रेटजी 1 जनवरी से बनाया है, लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग इसको 25 दिसंबर से कर सकते हैं। जितना दिन अलॉटेड है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग अपना बना लीजिएगा। तो मैंने आपको डाला था कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक आपको क्या करना है कि 3 हमारे जो सब्जेक्ट है एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको पता है कि बस 1 से 2 प्रश्न आते हैं, एक आते हैं, कभी अगर पूछ लिया तो 2 आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एक माइनर टॉपिक है। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बार बार 2 क्वेश्चन के लिए, और हो सकता है आप पूरा पढ़ भी ले और 2 क्वेश्चन ना बने, ऐसा प्रोबेबिलिटी होने के चांस है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को अभी रखते हैं दूसरा तरीके से रिवाइज करने के लिए। मेन हमारा फोकस क्या होगा एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में। ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में भी हम ये देखेंगे कि शुरुआती 20 दिन में जो हम उस चीजों को पढ़ेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं या जो मेजर टॉपिक है। तो हम अगर बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपको मिलता है 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन और 5 जैन, मतलब 5 दिनों में, पहला 5 दिनों में आपको क्या करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको रिवाइज कर देना है। क्या करना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिवाइज कर लेना है। उसके साथ साथ वैदिक सिविलाइजेशन को रिवाइज कर लेना है। आप पूछेंगे कि कहां से रिवाइज करें सर? तो मैंने आपको बताया है कि रिवाइज करने के लिए YouTube पर अगर आप उम्मीद बैच का भी देखिएगा, ठीक है, उम्मीद बैच में जो मैंने YouTube पर पढ़ाया है तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक साथ पढ़ाया है। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन एक साथ पढ़ाया। अगर जो ऐप के बच्चे हैं वो ऑलरेडी उनके पास कंटेंट है, मटेरियल है, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं कि जो मर्ज किया हुआ पीडीएफ है तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन को रीड मतलब पढ़ते चले जाइएगा, और जो जो उसमें से मुश्किल लगेगा उसको बस कॉपी में लिखिएगा। मुश्किल चीजों को जो आपको याद नहीं है बस उसको लिखना है। बार बार मैं ध्यान दिलवा रहा हूं कि जो आपको याद नहीं है बस वो चीज को लिखना है। उसके बाद उसी तरह से मिडाइवल हिस्ट्री में मामलुक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, कौन सा? मामलुक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी लिखना है। उसके बाद बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति और साथ साथ जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है यानी कि सामाजिक धर्म जो आंदोलन है, ये सब 6 चैप्टर जो है, ये 6 चैप्टर आपको पहला 20 दिन में कवर, पहला 5 दिन में कवर करना है। क्या करना है? पहला 5 दिन में ये 6 चैप्टर कवर करना है। और कवर किस तरीके से करना है कि जो मुश्किल चीजें हैं जो आपको याद नहीं है वो कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में आप जाएगा तो 6 जनवरी से 10 जनवरी, मतलब पहला स्लॉट हमारा 5 दिनों का समाप्त हुआ जिसमें हमने 6 चैप्टर को समाप्त किया। दूसरा जो हमारा स्लॉट होना चाहिए वो एंशिएंट हिस्ट्री में बाकी कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जैसे मौर्यन इंपायर हुआ, कौन सा हुआ? मौर्यन इंपायर हुआ, यानी कि मौर्य साम्राज्य हुआ, और उसके साथ गुप्त साम्राज्य हुआ। क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य एंड गुप्त साम्राज्य, इसको कर लेना है। ठीक है, एंशिएंट में इसको कर लेना है। मौर्य इंपायर और गुप्ता इंपायर को सेकेंड स्लॉट में 6 जनवरी से 10 जनवरी वाला स्लॉट में। उसके बाद बात करें मिडाइवल हिस्ट्री का, बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री में हमें तुगलक डायनेस्टी और साथ साथ विजयनगर इंपायर को कर देना है। किसको कर लेना है? तुगलक डायनेस्टी को और विजयनगर इंपायर को कर देना है। दोनों महत्वपूर्ण है। मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट और गांधीयन इरा, कौन सा? राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट और गांधीयन इरा, इसको खत्म कर देना है। दोनों बड़ा चैप्टर है, इससे प्रश्न बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग 70% जो प्रश्न है ये 2 चैप्टर से आएंगे। तो ये 2 चैप्टर को हमें कर लेना है। और ध्यान इस बात का जरूर रहे, मैं बार बार आपको नोट रिवाइज करवा रहा हूं कि आपको नोटबुक में बस वही लिखना है जो चीजें आपको याद ना आए। ठीक है, जो पढ़ते समय लगे ये कि ये मैं भूल सकता हूं, उसी को बस लिखिएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको आगे रिवीजन में बहुत काम देगा। उसके बाद बात करी 11 जनवरी से 15 जनवरी तक जो अगला 5 दिन का स्लॉट है, उसमें मैंने क्या किया था कि आप लोग के लिए एंशिएंट में बुद्धिज्म और जैनिज्म को रखा और उसके बाद स्टोन एज को रखा। क्या रखा? बुद्धिज्म और जैनिज्म एंड स्टोन एज को रखा। उसके बाद बात करें मध्यकालीन इतिहास में मिडाइवल हिस्ट्री में अकबर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रखा। अकबर बहुत महत्वपूर्ण है, मुगल का जो प्रशासन है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला में हमने आपको अकबर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को रखा मिडाइवल में, मध्यकालीन में, और एंशिएंट में हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म को रखा। उसके बाद बात करें मॉडर्न में हम क्या पढ़ेंगे, तो पहला जो 2 चैप्टर है इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन, उसको पढ़ेंगे। और बार बार क्या फोकस कर रहे हैं? कॉपी में बस वही लिखिएगा जो आपको याद करने में मुश्किल हो रही हो। जो आपको याद है उसको बिल्कुल लिख के समय बर्बाद ना करिएगा और ना ही पेज बर्बाद करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो अपना चौथा फेज में जाते हैं जो 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2026 तक है। इस फेज में हम किस बातों का ध्यान देंगे? तो इस फेज में हम इस बात का ध्यान देंगे
कि हम एंशियंट में पोस्ट मौर्य पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे। दोनों जो पोस्ट मौर्य है और पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसको रिवाइज करेंगे, और इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट जो हम भूल जाते हैं, सबका अपना अपना होगा। हो सकता है किसी को एक चीज याद हो आसानी से, किसी दूसरा को दूसरा, तो अपने अकॉर्डिंग जो मुश्किल लगे, जो याद ना हो रहा, उसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो बाबर, हुमायूं और सूरी डायनेस्टी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। एक साथ आपको पीडीएफ ही मैंने अवेलेबल करवा दिया है, बाबर, हुमायूं, सूरी डायनेस्टी। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब भी आपको एक साथ मर्ज करके पीडीएफ है आपके पास, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको 16 जनवरी से 20 जनवरी तक पढ़ना है। मॉडर्न इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से पहला फेज आपका खत्म होता है, और जैसे ही आपको पहला फेज खत्म होता है तो आपके पास जो है वो पहला 20 दिन में जितने भी मेजर टॉपिक है वो सारे मेजर टॉपिक का आपको प्रिपरेशन हो चुका है। जब पहला फेज आप 20 दिनों का खत्म करेंगे, क्या था हमारा फर्स्ट फेज था 20 डेज का, यानी 20 दिन का, और उसमें हमें मिला क्या, ठीक है। उसमें हमने प्रॉफिट क्या कमाया 20 दिन का इन्वेस्टमेंट में, तो 20 दिन का इन्वेस्टमेंट में हमने प्रॉफिट ये कमाया कि लगभग 80% जो टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाली है, 80% टॉपिक कवर हो गए। इसका मतलब है कि 80% जो सवाल, अगर मान के चलिए कि आपका एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन है, कितना है, टोटल 75 क्वेश्चन है, तो उस 75 क्वेश्चन में आपने लगभग कितना प्रश्न कर लिया है हल, तो उसमें से आपने लगभग, इसका अगर 80% निकाले तो 7.5 होता है 10%, और 8 सते 56, और उसका आधा 8 सते 56, और उसके बाद 3 into 5 मतलब लगभग 59 से 60 क्वेश्चन आपने क्या किया है, क्वेश्चन, कितना 60 क्वेश्चन आपने क्या किया है कि 7 जो प्रश्न है, ठीक है, 60 प्रश्न आपने एग्जाम में करेक्ट कर दिया है। कितने प्रश्न आपने सही कर दिया, तो 60। और जैसे ही आप 20 दिनों के अंदर में 60 प्रश्न पूरा करते हैं, यानी कि एग्जाम में आप कितना मार्क्स लाने के बराबर हो गए, तो 16 into 4 240 मार्क्स, 60 into 4 24 240 मार्क्स, 240 मार्क आप ला सकते हैं, ठीक है, 300 में। उसके बाद बात करें कि सर 240 क्या जरूरी है आ जाएगा, नहीं जरूरी है एक बार पढ़ने से, ठीक है। इसमें फेज में और क्या मुख्य बातें ध्यान देना है, इस फेज में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है इस फेज में कि एक कॉपी लेना है, भाई बहुत लोग इसको कॉपी को नोटबुक भी बोलते हैं, उसको खरीदना है, ठीक है। और उसके साथ साथ 3 अलग अलग कलर का पेन खरीदना है, अलग रंग का कलर का पेन खरीदना है। अब इसमें करना क्या है, हमें मुख्य बात इसमें क्या आती है, इसमें मुख्य बात यह आती है कि हमें बस वही चीज लिखना है, ध्यान दीजिएगा, वही लिखना है जो हर चैप्टर से आपको याद नहीं है, आपको याद ना हो, ठीक है। वही लिखना है जो हर चैप्टर से आपको याद ना हो, बस उसको हमें लिखना है, बाकी कुछ को नहीं लिखना है। ये नोट है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप जो चीजें याद है उसको भी लिखिएगा तो आपके लिए आगे जाके नुकसान ही होगा। उसके बाद हम दूसरा फेज में आते हैं, तो दूसरा फेज मैंने 21 जनवरी 2026 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक रखा था, मतलब कि 10 दिनों का आपको रखा। क्लियर है, कितना दिन का रखा, 10 दिनों के लिए रखा। अगर आप कोई 25 से शुरुआत कर देंगे तो उनके लिए समझिए कि उनके लिए 16 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 25 से शुरुआत कर देंगे, या हो सकता है 20 दिसंबर से शुरुआत कर दें, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें
इस 10 दिन में आपको क्या करना है कि आपको मैंने इसीलिए बताया था कि जो आपका जो कॉपी था, क्या था, आपका जो नोटबुक था जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ जो डिफिकल्ट प्रश्न है, जो बहुत आपको याद करने में मुश्किल हो रहा है, वो वाले जो आपने कॉपी में पूरा लिख लिया 80% टॉपिक का, उसको पूरा को रिवाइज करना है। क्या करना है? जो आपने कॉपी में लिखा है, कॉपी में लिखा है, उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, जितना बार हो सके एकदम दिमाग में उसको बैठा लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। बस वो कॉपी को ध्यान रखिएगा, जिस कॉपी में बस आप मुश्किल चीज लिखे हैं, बस उसको आप बार बार रिवाइज करिएगा। इससे आपको क्या होगा कि आपका जितना भी मुश्किल चीजें हैं वो आपको दिमाग में आ जाएगा। तो पहले इजी चीजें आपको जो याद था, ऑलरेडी आपके ब्रेन में था, सबकॉन्शियस माइंड में, इस तरह से आपको जो मुश्किल, जो आप बार बार भूलते हो, जो आपको मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो भी आपको दिमाग में चला जाएगा, वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है, इसके साथ साथ हमें यह काम करना है कि हमें, ठीक है, इसके साथ हमें क्या करना है कि जो 2022 से लेके 2022 से 2025 तक का, 2025 तक जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? जो आपने कॉपी लिखा है उसको बार बार रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ 2022 से लेके 2025 तक का जो PYQ है वो आपको पूरी तरीके से याद करना है। 2022 से 2025 तक का PYQ को कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो ये फेज में आपको ये करना है। इस तरह से आप, क्या हुआ, पहला 20 दिन और उसके बाद 10 दिन में आप क्या हो पाएंगे, 30 दिन में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको सब चीजें याद भी होने लगेगी। और जब आप पेपर को बनाइएगा, इसी दौरान में PYQ करिएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये NTA ने कितना आसान पूछा है, इतना अच्छा से मैं स्कोर कर पा रही हूं, ठीक है, या कर पा रहा हूं। उसके बाद थर्ड फेज में जाएगा, तो थर्ड फेज को मैंने फिर से बांटा है। ठीक है, उसमें क्या किया था कि एक एक दिन में दो चैप्टर, मतलब 2 हिस्ट्री से, 2 मिडाइवल से, 2 मॉडर्न से, इस तरीके से जा रहे थे फर्स्ट फेज में। लेकिन अब आते हैं जब थर्ड फेज में, सेकंड फेज में आपको नोट रिवाइज करना है। तो आपने वो सब चैप्टर भी पढ़ लिया, जो चीजें आपको याद थी वो ऑलरेडी याद है। ठीक है, उसके बाद आपने उस फेज में 10 दिन आपने जो मुश्किल चीजें आपने कॉपी में लिखा था, बस उसको मग कर लिया, उसको याद कर दिया। ठीक है, उसको समझ लिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब अपना लोड जो है वो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप, जैसे है ना कि अगर आपको कोई चीज नया पढ़ रहे हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है, कोई पढ़ी हुई चीज दोबारा पढ़ रहे हैं तो उसमें समय कम लगता है। तो आपको थर्ड फेज में क्या करना चाहिए कि फिर से एक एक सब्जेक्ट में 3-3 चैप्टर उठाना चाहिए। जैसे कि एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, और उसके बाद मौर्यन एम्पायर हुआ। ये तीनों कर लेना है। क्या करना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है, वैदिक सिविलाइजेशन करना है, मौर्य एम्पायर करना है। कब? 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। मिडाइवल में बात करें तो मामलुक, खिलजी और तुगलक तीनों एक साथ करना है। क्या करना है? मामलुक, खिलजी और तुगलक तीनों एक साथ करना है मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, उसके बाद बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, बात करें आधुनिक इतिहास का, तो 1857 की क्रांति, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट और गांधीयन इरा, इन तीनों को कर देना। अब ध्यान से देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, ये तीनों टॉपिक को अगर आप देखिएगा तो आपका, अगर प्राचीन इतिहास से अगर आपको 20 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 13 क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पर बात करें अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो 2 पाथ है, एक मुगल इरा है, एक दिल्ली सल्तनत है। तो दिल्ली सल्तनत से मान चलिए कि अगर उसने 10 सवाल पूछा दिल्ली सल्तनत से, तो उसमें से 10 सवाल में लगभग 9 सवाल ऐसे हैं जो आपको बस यहां से मिल जाएंगे। वहीं पर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आपको 30 क्वेश्चन पूछता है, 30-35 क्वेश्चन पूछता है, तो उनमें से 20-21 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बस यहां से मिल जाएंगे, इन तीनों टॉपिक से मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम रिवाइज कर लेंगे। तो 4 फरवरी तक हम इस तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आपके पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करें 5 फरवरी 2026 से लेकर 9 फरवरी 2026 तक एनसीएच में फिर बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है, जिससे और प्रश्न जो 12 पहले बन गया था, 8 क्वेश्चन और सही करने के लिए क्या करेंगे, हम गुप्ता पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म और स्टोन एज को पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे? गुप्ता पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म और स्टोन एज को पढ़ लेंगे।
उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर इंपायर, अकबर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत से आपको 10 क्वेश्चन उधर निकल रहे थे, और दूसरा जो पार्ट है मध्यकालीन इतिहास का वो सबसे मेजर है, विजयनगर एम्पायर, अकबर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। वहां से अगर दूसरे वाले भाग से अगर 12-13 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन 3 टॉपिक से आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन ही बाकी सब टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छा से हिट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स और अराइवल यूरोपियन, इस तरह से आप पढ़ ले गया। और पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म और साथ साथ गांधीयन ईरा और सोशियो रिलीजियस 1857 कर लिए, तो ये 6 से आपका पूरा मॉडर्न कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ फेज में। कौन से फेज में आते हैं? फोर्थ फेज में आते हैं। फोर्थ फेज हमने 4 दिन का है, 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो पहले पढ़ा हुआ था, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, नोटबुक को देखेंगे, कॉपी को देखेंगे जिसमें हमने मुश्किल चीजों को लिखा था, वो सारे चीजों को हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। मुश्किल चीजों को क्या करेंगे? मुश्किल चीजों को जो लिखे हैं उसमें फिर भी कई सारे ऐसे चीजें रहेगी जो आपको याद ना आएंगे, जो आपको फिर से जो चीजें याद ना आएंगे उसको आप क्या कर दीजिएगा? मार्क कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा अलग अलग कलरों से। और ऐसा हो सकता है कि पहली बार जब आपने पढ़ा था तो बहुत सारे ऐसी चीज है जो आपको याद था, लेकिन जब दूसरी बार आप कॉपी देखते तो बहुत सारा जो पहले से नहीं मगअप किया हो सके वो भूल गए, तो उसको फिर से कॉपी में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 10 फरवरी से 14 फरवरी तक पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड और संगम राजपूत, राइज ऑफ मगध, ये सब पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है? पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, और ये सब टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं था, जो माइनर टॉपिक है जैसे कि संगम एज, राजपूत एज, राइज ऑफ मगध, ये पढ़ लेना है। ठीक है, और कोशिश करेगा कि ये दोनों तो आपने लिख चुके हैं कॉपी में, रिवाइज जो टफ था, संगम राजपूत और राइज ऑफ मगध आप फिर नया बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब कोर्स के बाद तो रिवीजन पहली बार कर रहे हैं, तो इसका चीजों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा चैप्टर के नाम के साथ। उसके साथ मिडाइवल में बाबर, हुमायूं, सूरी डायनेस्टी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, बहमनी, राइज ऑफ इस्लाम, ये सारी चीजों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक को कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीजन एंड ट्राइबल मूवमेंट को आप कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप 45 दिन में पूरा जो हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप, कॉपी भी आपके पास है, आपने कवर भी किया, आपने रिवाइज करके मग भी कर लिया अपने दिमाग में, उसके बाद भी आपके पास 30 दिन बचते हैं। आपने पीवाईक्यू भी पूरा लगा लिया है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, फिर भी आपके पास 30 दिन बचा हुआ है। जब आपके पास 30 दिन बचता है तो 30 दिन में मैंने 30 दिन को 4 भागों में विभाजन कर दिया है। क्या कर दिया है? 30 दिनों को 4 भागों में विभाजन कर दिया है। इसमें पहला जो फेज रखा है मैंने 5 दिनों का, उसमें मैंने आपको लिखा है कि जितने भी तथ्य हैं, ठीक है, जितने भी फैक्ट है जो आपके कॉपी में है, या फिर बाकी सारे फैक्ट हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि बुक, किताब किसने लिखा है, बहुत सारा प्रश्न आते हैं ना बुक से रिलेटेड कि कौन से बुक है, तो वो सारा फैक्ट को पढ़ लेना है। कांग्रेस का सेशन कहां कहां हुआ, कुछ विशेष बातें क्या है, ये जो फैक्ट वाली चीज है, एकदम रत्ता लगाने वाली चीज है, उसको 5 दिन बाद क्या करना है कि बस उसको पूरा मग कर जाना, उसको पूरा रत्ता लगाना है। वही बात करें, अगला जो 5 दिन होगा वो जो आपके नोटबुक में जितना चीजें लिखा हुआ है, क्या हुआ है, आपके नोटबुक में जितना चीज लिखा, आपने फैक्ट भी पूरा रट लिया, आपने चैप्टर भी बार बार रिवाइज कर लिया। अब आप क्या करेगा कि अगला 5 दिन जो है, जो आपका जो नोटबुक आपने लिखा है, इसमें मुश्किल चीजों को आपने पूरा हिस्ट्री का लिख दिया है, उसको बार बार क्या करेगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार, कम से कम 10 बार। टारगेट मैंने क्या रखा है कि कम से कम उस कॉपी को आप 10 बार कर सकते हैं, और आसानी से हो सकता है, क्योंकि मुश्किल से आपको वो कॉपी में 100 या 150 पेज से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पूरा इतिहास जब आप देखिएगा आपको लगता है देखने में बड़ा, लेकिन आपके दिमाग में जो चीजें नहीं है, अगर बस उसको आप देखिएगा कॉपी में, जो आप भूलते हैं बार बार, या जो आपको याद नहीं है या मुश्किल लग रहा है, तो अगर उसका आप अगर निकालेगा तो मुश्किल से आपके पास 150 पेज होगा या ये 100 पेज होगा। उस 100 से 150 पेज को कॉपी में आप 10 बार आराम से 5 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। आप जब रिवाइज करने बैठिएगा तो प्रति घंटा 30 पेज अगर रीड करिएगा, ठीक है, तो 5 घंटे में आप 1 दिन में रिवीजन कर लेगा कॉपी को। तो इस तरीके से आपको करना है, और फिर मैं आप लोगों के साथ तो लगातार बना ही रहूंगा यूट्यूब पर, ठीक है, और साथ साथ आपके कोर्सेज भी आ रही है, तो आप लोग एकदम तैयारी आपका फाइनल रहेगा। ठीक है,
उसके बाद 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च, लगभग 10 दिन। कब है? लगभग 10 दिन मैंने दिया था। 10 दिन आप क्या कर सकते हैं, जितना भी टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पढ़ना है, उस पर ज्यादा फोकस देना है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और साथ साथ जितने भी चैप्टर हैं उसको पढ़ना है, बस याद नहीं करना है, उसको बस एक बार देख लेना है, सारे चैप्टर को रीड करना है। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी में जो चीजें लिखा था, आपको लगता है उसके बाद भी कोई ऐसा चीज हो कि भूल ना जाए, इसलिए अंतिम समय में क्या होता है कि अंतिम समय में आपके नजरों के सामने से सारे प्रश्न गुजरने चाहिए, सारे टॉपिक आपके आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। तो वो इसके लिए मैंने ये बनाया कि आप क्या करेगा, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेगा और पूरा जितना भी चैप्टर है उसको आप एक बार अपने आंखों से, याद करने के समय मकसद से उस समय नहीं, बस अपने आंखों के सामने से वो गुजरना चाहिए उसके लिए। उसके बाद आखिरी 5 दिन जो मैंने बताया, ठीक है, तो आपका जितना भी टॉपिक है, जितना नोटबुक है, पहले 10 बार आप यहां पर रिवाइज कर चुके थे और फिर आखिरी में 10 बार दोबारा से रिवाइज कर दीजिएगा पूरा नोटबुक को। तो इस तरह से पूरा जो आपका हिस्ट्री है वो क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। क्या होगा? आपका पूरा इतिहास आपके ब्रेन में छप जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां तक डरना है। ठीक है, यहां तक डरना है, क्योंकि आप डरिएगा तभी रोज सुबह उठ के पढ़िएगा। अगर डर नहीं होगा तो आप पढ़ाई करना छोड़ देंगे, आपको लगेगा कि एग्जाम तो निकल ही जाएगा, एग्जाम तो आसान है। ठीक है, जब तक एग्जाम खत्म ना हो एग्जाम आसान होता नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम जिस दिन, मतलब डरना इस तरीके से है कि हमें रोज अपना काम करना है, रोज हमारा कार्य करना है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाने वाले हो उसके एक दिन पहले आप अपने दिमाग को यह बात कह दीजिए कि मैं ही रानी हूं, मैं ही राजा हूं, मैं रैंक 1 हूं, मैं इस साल रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूं, मैं इस साल रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। उस मकसद से एग्जाम में बैठना है और फिर पेपर में पूरा ये नहीं सोचना है कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूं, हर प्रश्न को बहुत इंटेलिजेंस के साथ सोचना है, उस पर देखना है। और फिर मैं आपको कई सारे सेशन के साथ आपको किस तरह से एमसीक्यू को सॉल्व करना है, कैसे कभी कभी आपको हो कि याद ना हो एग्जाम में, उसके बाद भी किस तरह से हम ऑप्शन को छांट सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं एनटीए के पीवाईक्यू पर, और किस तरह से हम सही कर सकते हैं, वो सारा चीज आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, वो सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा चीजों को आप क्या करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही बता दीजिए सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर? महत्वपूर्ण टॉपिक क्या, जो मैंने फैक्ट बताया, जो महत्वपूर्ण टॉपिक बताया, तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है सर? ठीक है, मैंने विभाजन भी उसी प्रकार से किया था, क्योंकि आपको सोचना ज्यादा ना पड़े, आपको बस काम को इंप्लीमेंट करना। सोचने का काम मेरा था और मैं सोच के आपके सामने रख दिया, आपको बस उस पर काम करना है, अमल करना है। ठीक है, मैं वैसा नहीं कि कहीं से लेके आ जाऊं आपको और बताऊं कि ऐसे कर लीजिएगा वैसे कर ले, नहीं, मैं प्रॉपर, आप देखिए तो चैप्टर बाई चैप्टर आपको डेट बाई डेट आपको क्या किए हैं, चीजें करने के बारे में आपको लिख दिए हैं, आपको बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, आप कहिएगा कि सर एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में चिंता ना करिए। ठीक है, जिससे 2 प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके भी हम बात कर रहे हैं। तो एंशिएंट में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो मौर्य एम्पायर है, अशोका वगैरह। ठीक है, और मौर्य में भी अशोका, मौर्य में भी ऐसा नहीं है कि सब है इंपॉर्टेंट, अशोका का जो स्तंभ है, किला है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्रश्न आते ही आते हैं। और फिर अगर मैं जोड़ूं तो गुप्ता और वैदिक सिविलाइजेशन, गुप्ता इंपायर एंड वैदिक सिविलाइजेशन, ये 5 ही चैप्टर हैं जिससे आपको प्राचीन इतिहास का, 5 चैप्टर से आपको लगभग 90% जो प्रश्न है प्राचीन इतिहास का, वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मिडाइवल की बात करें
तो मिसाइल में पहले अगर हम जैसे राइज ऑफ इस्लाम है, ठीक है, गजनबी है, वो सब टॉपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न बहुत रेयर पूछते हैं, लेकिन मैंने उसको भी आपको स्ट्रेटजी में रखा पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर पूछ दिया तो हमें पूरा तरीके से तैयार होना चाहिए। कहते हैं ना, एक कहावत है कि हमें सारे असला बारूद है वो हमारे पास होना भी चाहिए, और सारे अस्त्र शस्त्र चलाने का, सारे असला बारूद चलाने का हमारे पास कला भी होना चाहिए। लेकिन युद्ध में हम कौन सा अस्त्र शस्त्र को इस्तेमाल करेंगे, कौन सा बारूद को इस्तेमाल करेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन मामलुक वंश इंपॉर्टेंट है, मामलुक वंश इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मामलुक वंश के बाद चलेंगे तो खिलजी एंड तुगलक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी में भी पूरा पढ़ रहे हैं भाई, पूरा उतना महत्व पढ़ना सब है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद बात करें तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। लोदी डायनेस्टी वगैरह, सैयद डायनेस्टी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ेंगे हम उसको जरूर, लेकिन उसको पूरी तरीके से उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये नहीं भूलना चाहिए। वो सब अगर कभी भूल भी गए तो आपका नुकसान होने का चांस कम है। उसके बाद विजयनगर इंपायर, कौन है, विजयनगर इंपायर, हॉट टॉपिक है बहुत। अकबर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और विजयनगर, ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद करें अकबर और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपका है मिडाइवल हिस्ट्री से, यानी कि मध्यकालीन इतिहास से, वो महत्वपूर्ण है। 5 एंशियंट से, 6 हमारा मध्यकालीन इतिहास से, तो कितना हो गया टोटल 11 चैप्टर। मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में आपको सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा गांधीयन इरा, गांधीयन इरा। तीसरा 1857 की क्रांति, और चौथा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ये सब बहुत 1 2 3 4 ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 11 4 15, ठीक है। तो ये 15 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको, अगर 75 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है तो कम से कम 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, 56 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बस आपको ये 15 चैप्टर से बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पूरा चीज आपको डिटेल में बता दिया है कि ये चीज देखना है। अब आखिर, ठीक है, लास्ट स्लाइड आज हमारा, लास्ट स्लाइड की बात करें तो मैं क्या बात करूंगा, इंसान का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है, ठीक है। मेरा ये पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ाया हूं, और फर्स्ट मेरा ईयर है। और मैं कोई काम करता हूं तो बहुत मोटिवेशन के साथ, बहुत एक गोल रख के, एक मकसद रख के। एक असली लीडर वो होता है, एक असली नेता वो होता है, असली नेतृत्व वो होता है जो सिर्फ सपना दिखाए ना, बल्कि सपना दिखाने के साथ साथ उस सपना को पूरा करने के लिए काम करे। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा था कि हमें सपना आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के देखनी चाहिए। और मैंने आंखें खोल के यह सपना देखा था कि आप लोग को, हमारा जो गोल रखा था कि हमें 285 आउट ऑफ 300, 285 से ऊपर हमें क्या करना था, क्रॉस करना है इस साल सीयूईटी एमए हिस्ट्री में। अब लोग पूछेंगे कि सर रिकॉर्ड तो 236 का है। मुझे कुछ नहीं पता, आप भी ये सोचिएगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पहले लोगों ने क्या किया, हम वही करेंगे जितना मेरा काबिलियत है। इसके पहले लोग में कितना काबिलियत था, लोगों ने कैसे परफॉर्म किया, वो डजंट मैटर, वो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, आप लोग को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फर्क क्या पड़ना चाहिए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं 285 क्रॉस करने का। और मैं ये पूरा उम्मीद से कह सकता हूं कि जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है उनमें से लगभग कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें वो मुझे काबिलियत दिखती है कि वो 285 क्रॉस कर जाएंगे।
अगर उनसे कुछ थोड़ा सा चूक हुआ तभी वो 285 के नीचे रहेंगे, नहीं तो जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रेटजी बताया हूं और जिस तरीके से आपको पढ़ाया हूं और जिस तरीके से आप मेहनत किया है, आपने मेहनत किया है, जिस तरीके से आपने लगन से मेहनत किया है, पिछला 4 मंथ से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा। सिलेक्शन तो छोड़ दिए, सिलेक्शन तो सबका होता है, लेकिन आप लोग ऐसा रिकॉर्ड बनाइएगा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आज के बाद आने वाला 15 साल तक सीयूईटी के इतिहास में लोग 285 को क्रॉस करने के लिए सोचते रह जाएंगे। और आप लोग पहला ऐसा बैच बनोगे, पहला ऐसा लोग बनोगे, पहला ऐसा इंसान बनोगे कि 285 को क्रॉस करोगे। जब आपका रिजल्ट आएगा आपके माता पिता के सामने, जब 285 प्लस होगा, तो सोचिए वो कितने गर्व से आप अपने बच्चों को, जब आपका शादी विवाह होगा, आपका बच्चे होंगे, आपका नेक्स्ट जनरेशन, आप जब दादा दादी बनेंगे, तब तक लोग आपके गुण गा सकते हैं। आप बता सकते हैं वो कि 2025 का जो सीयूईटी पीजी था, 2026 में जो सीयूईटी पीजी हुआ, 2025-26 का सेशन, उसमें 285 से ऊपर लाके रिकॉर्ड बनाने वाले हम थे। कितनी गर्व की बात है। और मैं किसी को भी पढ़ाता हूं, किसी फील्ड में, अपने लिए भी यही स्टैंडर्ड सेट करता हूं कि अर्स या फर्स, यानी कि जिस साल मैं एग्जाम दूं, जिस साल मैं कंपटीशन में गुजरूं, ऐसा कारनामा कर जाऊं कि वो साल पूरा मेरे नाम से होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सीयूईटी पीजी 2026 आपके नाम का होना चाहिए, बिल्कुल आपका, जो आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल आपके नाम का 2026 सीयूईटी पीजी होना चाहिए। और अगर आप ये कारनामा कर देंगे, और मुझे पता है कि आप ये कारनामा कर देंगे, तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब इंसान कोई नहीं होगा। और आपकी खुशी के लिए, और पूरे मार्च तक जब तक आपका एग्जाम होगा, तब तक मैं आपको किसी भी तरह से, हर माध्यम से, हर तरीके से आपके साथ बना रहूंगा, हर तरीके से आपको याद करवा दूंगा। क्योंकि 285 प्लस सिर्फ आपका सपना नहीं है, आपका मेहनत, आपका लगन नहीं है, बल्कि मेरा सपना, मेरा जुनून और मेरा लगन है। तो हम लोग इसके साथ, आप ये पूरा जो 75 डे का स्ट्रेटजी वीडियो है 75 दिनों का, उसको डिटेल में देखिएगा, पूरा एनालिसिस करके आपको पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर बीच में कोई समस्या आती है कि आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना होता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान को जो स्ट्रेटजी होता है उसका अपना होता है। तो मैंने आपको एक ढांचा दिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा आवश्यकता आपको पड़ती है तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रेटजी में जो आपको परिवर्तन चाहिए होगा वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से हमारा, अगर आप करेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि 285 प्लस आपको आने वाली है, ठीक है। डरना एग्जाम से नहीं है, डरना रिजल्ट से नहीं है, डरना इस बात से है कि हमें रोज मेहनत करना है, हमें रोज जितना टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, बस। और एग्जाम के दिन कोई डर नहीं, ठीक है। उस दिन तो परफॉर्मेंस है, असली जो मेहनत होता है वो प्रैक्टिस में होता है, ना कि परफॉर्मेंस में। तो लोग बोलते हैं ना कि मुझे एग्जाम से डर लगता है। नहीं सर, एग्जाम से किसी को डर नहीं लगता है, प्रिपरेशन से डर लगता है, मेहनत से डर लगता है। एग्जाम में क्या, एग्जाम में तो 2 घंटा कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा और बने रहिएगा। और फिर हम लोग का क्रैश कोर्स भी, जैसे कि आपको लॉन्च है, तो आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग वहां भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो अभी तक नहीं प्रिपरेशन किए हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उनसे भी किस तरीके से 2 मंथ में सबसे बेस्ट आउटपुट निकाला जाए कि वो भी रिकॉर्ड तोड़ने के ये श्रेणी में पहुंच जाए, उसके लिए भी जो हम लोग की तरफ से होगा, मालवीय अकादमी की तरफ से होगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट।